everyone, welcome back to my YouTube channel Crack the Case Business Studies. So आज 28 जनवरी है एंड एज आई प्रॉमिस यू गाइस कि 26 और 27 में मैं चैप्टर 1 अपलोड कर दूंगी विद केस स्टडीज़ विद एमसीक्यूज़। तो वो मैं कर चुकी हूँ, वो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो चैप्टर भी देख लेना, ठीक है। तो 28 को मैंने स्केड्यूल दिया था कि हम लोग चैप्टर 2 करेंगे, डैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आइए ये देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो अ प्रिंसिपल मीन्स अ फंडामेंटल स्टेटमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ विच इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। एक फंडामेंटल स्टेटमेंट जो कि ट्रुथ पर होती है और एक कॉज इफेक्ट का हमें रिलेशनशिप बताती है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं, प्रिंसिपल्स एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो हमें मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। These principles are derived on the basis of observation and study। ये जो principles हैं ये observation और study कर कर ही बनी है, ठीक है। These principles solve the management problem in a very systematic way। ये management की problem solve करने में हमें help करती हैं, ठीक है। अब आओ हम देखते हैं इनके नेचर एंड फीचर्स क्या है, ठीक है। जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस टू ऑल मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स बट देयर प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि ठीक है कि अगर आग लग गई तो फायर एक्सटिंग्विशर आएगा, अरे नहीं, कोई एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है इन प्रॉब्लम्स का। जो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स होंगी, जो चीज़ें जैसे जैसे आएंगी उस हिसाब से सॉल्यूशन है, ठीक है। उस हिसाब से हम डिसीजन लेके कर सकते हैं। जैसे कि अगर एकदम से आग लग गई, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाएंगे जब तक खड़े होकर देख रहे हैं कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, क्योंकि रेडीमेड सोल्यूशन फायर एक्सटिंग्विशर आएगा तभी आग बुझेगी। नहीं, तुम खुद से भी तो पानी डाल के आग बुझा सकते हो ना, ठीक है। तो ये एक जनरल गाइडलाइन में आता है, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की सैलरी 20,000 है तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की सैलरी 20,000 होगी, ठीक है। अलग अलग मतलब हर कोई अपने जो डिसीजन, सॉरी मैंने गलत बता दिया। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में ये है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं, हर लेवल पर फॉलो होते हैं, ठीक है। सो दीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल ऑन बिजनेस एंटरप्राइज, नॉन बिजनेस एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। हर तरीके की एंटरप्राइज में, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आप एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब यहाँ पे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से बना है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना ये ह्यूमन बींग्स के एक्सपेरिमेंट पे बना है, ठीक है। वो केमिकल्स का एक्सपेरिमेंट नहीं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप स्टडी एंड रिसर्च वर्क, ठीक है। हमने बैठ के एनालाइज करा है तो ही हमें पता चला है। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, ठीक है। जैसे कि ग्रेविटी से वो एप्पल नीचे गिर गया था तो वो एकदम से कुछ मिनट में ही, कुछ टाइम पीरियड में ही ग्रेविटी के बारे में पता चल गया था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पे हर एक चीज़ के ऊपर डीप स्टडी करी गई है, रिसर्च करी गई है। कि जैसे कि हम आगे जाके देखेंगे एक प्रिंसिपल में कि एक जो मैनेजर है वो लगातार कुछ दिन से अपने एम्प्लॉयज़ का काम देख रहा है कि कब ये लोग थकते हैं, कब इन लोगों को ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो ये सब चीज़ें एक दिन में एनालाइज नहीं कर सकता, लेकिन उसे इन सब चीज़ों पे डीप स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला देखो, फ्लेक्सिबल। अगर तुम्हें लगता है कि ये जो प्रिंसिपल है ये तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है तो तुम उसे चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है अगर ये लिखा गया है कि 2 बजे लंच टाइम है तो सारी के सारी ऑर्गेनाइजेशंस में 2 बजे ही लंच टाइम होगा, नहीं। तुम्हें लगता है पहले करना है तुम पहले कर लो, तुम्हें लगता है देर से होना चाहिए तुम देर से कर लो। तो फ्लेक्सिबल है, चेंजेस आराम से कर सकते हो, डायनामिक है इन शॉर्ट, ठीक है। फ्लेक्सिबल, principle of management are flexible in nature, they can be adjusted according to the requirements of the business, ठीक है। अब अगला है बिहेवियरल इन नेचर।
As a management is an art of managing people, it does not apply on non-living things. So it influences complex behavioral of human beings. ठीक है, अब मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट आर्ट है मैनेजिंग पीपल्स का, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स पे अप्लाई नहीं करता, ये सिर्फ ये लिविंग थिंग्स के साथ डील करता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के बिहेवियर्स पे डील नहीं करता. ठीक है, अब अगला है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है, दे टेल मैनेजर्स इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट विल बी द इफेक्ट. अगर तुम एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल किसी सिचुएशन पे अप्लाई करोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो वो मैनेजर को यही बताता है. तो ये है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है, अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क शोज दैट इफ देयर विल बी डिवीजन ऑफ वर्क देयर विल बी ग्रेटर एफिशिएंसी. अगर हम काम डिवाइड करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क ने मैनेजर को बताया कि भाई अगर तू काम डिवाइड करके करेगा ना लोगों के बीच में, तो जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, वो मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा एनहेंस होकर आएगी काम में. ठीक है, सॉरी. अब अगला देखो, अगला क्या है? अगली है हमारी नीड्स एंड इम्पोर्टेंस. हमें नीड्स क्या, हमें इनकी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की नीड क्यों है और इम्पोर्टेंस क्या क्या होती हैं इनकी. प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइन टू अ मैनेजर. ठीक है, दीज प्रिंसिपल इम्प्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजर. सादा सिंपल सा मतलब है, समझाने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये प्रिंसिपल्स हमें अच्छे से, ताकि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करें, जैसे कि मैन, मशीन, मटीरियल्स का. ठीक है, अगला है साइंटिफिक डिसीजंस. विद द प्रिंसिपल ऑफ, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स लॉजिकल डिसीजंस आर टेकन बाय द मैनेजर. ऑब्वियसली लॉजिकल ही लेगा, इलॉजिकल तो नहीं लेगा. एक्सेप्टिंग चेंज एंड चेंजिंग इन्वायरमेंट. हमारा जो भी आसपास का इन्वायरमेंट चेंज है, अगर टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं तो हमें भी नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी चाहिए. ठीक है, या फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, किसी और की पार्टी आ जाती है, तो हमें वो सारे चेंजेस भी अडॉप्ट करने आने चाहिए. तो ये यही है इसमें, एक्सेप्टिंग चेंज इन चेंजिंग इन्वायरमेंट. ठीक है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एवरी सोसाइटी यूज इट लाइफ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड यूजेज इट्स रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी. ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था. हर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के रिसोर्सेज ही यूज़ करती है, तो हमें कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी करनी चाहिए अपनी साइड से. ठीक है, अगला है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए. और इन प्रोफेशनल कॉलेजेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड इंसाइट इन द वे दीज प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. ये आप लोग खुद पढ़ लेंगे, इनका इनमें से वैसे भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. अब मेन चीज़ स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से. ठीक है, अब हमारे पास इस चैप्टर में दो लोग हैं, हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर. ठीक है, दोनों ने ही हमें अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए थे. ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स. ठीक है, हेनरी फ्योल को हम एक चीज़ और कहते हैं, फादर ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, अब ये हेनरी फ्योल का ना यहाँ पे 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो तुम लोग ये डिस्क्रिप्शन देख लेना, क्योंकि वो कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हेनरी फ्योल कहाँ पर बॉर्न हुए थे, कौन से ईयर में बॉर्न हुए थे, या फिर उन्होंने जो अपनी डिग्री है वो किस चीज़ में ली थी. ठीक है, तो हेनरी फ्योल वॉज बॉर्न इन फ्रांस इन 1841. ठीक है, हेनरी फ्योल फ्रांस में हुए थे 1841 में. ठीक है, ही गॉट हिज डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग. ठीक है, वो माइनिंग इंजीनियरिंग थे. ठीक है, इन अ कोल कंपनी, कोल माइनिंग कंपनी में जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिज़ाइन करे, बनाए मतलब. ठीक है, तो अब देखते हैं वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है. सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क. ठीक है, अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स अमंग वेरियस एम्प्लॉयज. जो सारा का सारा काम है ना, टोटल वर्क, वो एम्प्लॉयज़ के बीच में डिवाइड होना चाहिए, छोटी छोटी यूनिट्स में. ठीक है, अब दिस वर्क मस्ट बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ पर्टिकुलर एम्प्लॉय. ठीक है, अब किसी कोई इंसान है, ठीक है, अब तुम एग्जाम्पल से समझो, ये जो काम डिवाइड होना चाहिए ये एम्प्लॉय की नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस से डिवाइड होना चाहिए. ठीक है, अब कोई इंसान है,
वो अकाउंट्स में अच्छा है, ठीक है, लेकिन तुमने उसे बिठा दिया सेल्स डिपार्टमेंट में, नहीं, ये डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है। जो इंसान जिस चीज़ में अच्छा है उसे वही काम दो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ इस इंसान के बोलने की टेक्निक इतनी अच्छी है कि जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो तुम उसे बोलो कि तू सामान बेच, ठीक है। और जो तुम्हें पता है ना कि जो ये दूसरा इंसान है, तुम्हें पता है कि ये कैलकुलेशंस बहुत अच्छी करता है, ये अकाउंट्स में बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से बना के रखता है, सारे अकाउंट्स वगैरह, तो उसे तुम अकाउंट डिपार्टमेंट में बिठाओ, ठीक है। तो जो काम है, अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या हो गया, जो टोटल काम है वो छोटी छोटी यूनिट्स में अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में बांटना, और एम्प्लॉयज़ को जिस चीज़ की नॉलेज है उन्हें वही काम देना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। अब देखो डिवीजन ऑफ वर्क के पॉजिटिव इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, इट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जिसका जो काम होगा वो वही काम करेगा तो उसमें उसे स्पेशलाइजेशन मिलेगी, ठीक है। इट मेक्स टास्क सिंपलर, ठीक है, तुमने बोला अकाउंट्स वाले को अकाउंट्स बना दे, सेल्स वाले को सेल कर दे, तो इससे जो हमारा टास्क है, जो हमारा काम है वो आसान हो जाएगा। अब इसके एडवर्स इफेक्ट ऑफ वॉयलेशन क्या है, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब सपोज करो मैं हूँ, मुझे सेल्स और अकाउंट्स दोनों में जाना है, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ अकाउंट्स ही डिपार्टमेंट में बिठा रखा है, तो मेरे पास एक वो सेल्स वाली स्पेशलाइजेशन नहीं होगी ना, और वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। ये है इसका एडवर्स इफेक्ट। अब अगला देखो, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या है, अथॉरिटी मीन्स राइट एंड पावर टू कमांड द सबॉर्डिनेट एंड अब अथॉरिटी है, हमारे पास एक अथॉरिटी है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से काम दे सकती हूँ, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टू कंप्लीट द असाइन्ड वर्क, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मुझे जो काम दिया गया है वो मुझे करना है, ठीक है। एज पर दिस प्रिंसिपल द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से डिफाइन होनी चाहिए। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स अ पर्सन इनइफेक्टिव। अब यहाँ पे इन्होंने ये जो लाइन बोली है, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल। सपोज करो मैंने तुम्हें कुछ काम दिया करने के लिए, ठीक है, मैंने तुम्हें एक अथॉरिटी दी करने के लिए काम, ठीक है, तुम उस काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, लेकिन तुम जाके एक तीसरे इंसान को कह रहे हो कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, जबकि मैंने तुम्हें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो काम करने के लिए, ठीक है। अब सपोज करो मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कुछ काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारी जगह किसी और को अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है। तो ये वही लाइन बोल रहा है कि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स द पर्सन इनइफेक्टिव, ठीक है। या फिर कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम कुछ काम करने के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारी मम्मी हमें वही काम बोल देती है, तो हमें वो काम करने में ना बहुत ऐसा लगता है कि अब मन नहीं कर रहा मेरा ये काम करने का, तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके क्या हो गए, नो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम। एडवर्स इफेक्ट क्या हो गए, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, कई बार लोग अपनी अथॉरिटी का मिस यूज़ कर लेते हैं। लेस अथॉरिटी मेक अ पर्सन इनइफेक्टिव। एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरबर्डन हो जाती है। अब अगले पर आ जाओ, अगला है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, सॉरी, डिसिप्लिन इज द एसेंस ऑफ ओबीडियंस, रिस्पेक्ट ऑफ गिवन अथॉरिटी एंड ओबे ऑफ रूल्स, ठीक है। जिसने हमें इंसान ने अथॉरिटी दी है किसी काम, सॉरी, जिसने हमें काम दिया है उस इंसान की रिस्पेक्ट करना और उसका दिया हुआ काम करना, उसके दिए हुए रूल्स और रेगुलेशंस मानना हमें, ठीक है। इट मीन्स सिंसियरिटी अबाउट द वर्क, इट कैन बी मेंटेन बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इट रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सब लेवल, ठीक है। इट इज़ मेंटेन बाय रिवॉर्ड, ठीक है। अगर हमने काम अच्छा कर लिया तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, अगर हमने काम नहीं करा तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि सपोज करो तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हारे बिजनेस स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स आ गए, तो तुम्हारे घर वालों ने तुमसे प्रॉमिस कर रखा था कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स लिया तुझे फ़ोन दिला दूंगा। तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, तुम्हें फ़ोन मिल गया, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उन्होंने तुम्हें पकड़ के कूट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यही आ गया प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। और इट रिक्वायर्स एट सुपीरियर एज वेल एज सब लेवल, मतलब हर लेवल पे ये ज़रूरी होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पहले वाला इंसान काम दे के ठीक है
खत्म नहीं। अगर तुम काम अच्छा करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, अगर तुम काम ठीक से नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब अगला देखो, इसके पॉजिटिव इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट खुद पढ़ लेना, इतना कुछ टिपिकल नहीं है, मैं जल्दी जल्दी समझा रही हूँ। ठीक है, सिस्टमैटिक वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंप्रूव एफिशिएंसी और एंड प्रोडक्शन। एडवर्स इफेक्ट है लॉस ऑफ प्रोडक्शन, अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एम्प्लॉय, डिले इन वर्क ड्यू टू द लैक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब अगला देखो, यूनिटी ऑफ कमांड। According to this principle, every subordinate should get order and instruction only from one basis. ठीक है, इन जो भी सबॉर्डिनेट है ना, इन्हें ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस देने वाला सिर्फ एक ही इंसान होना चाहिए। ठीक है, एंड ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन बॉस, और वो सिर्फ एक ही इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए काम के लिए। ठीक है, if a subordinate gets order from more than one boss, he will be confused whose rules and orders he should follow. अगर उसे दो लोग एक साथ पकड़ेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसे समझ में नहीं आएगा कि मैं किसके रूल्स फॉलो करूँ, किसका ऑर्डर मानूँ मैं। अब जैसे कि सपोज करो तुम स्कूल में जा रहे हो, तो मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। तुम स्कूल जा रहे हो, हमारे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है क्लासेस में कि जैसे कि सपोज करो मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करा। ठीक है, अब स्कूल वाले टीचर ने तो एक अलग मेथड बता दिया कि इसको इससे सॉल्व करो, ये क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होगा, इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ट्यूशन टीचर ने एक अलग मेथड बता दिया सॉल्व करने का। अब जो ट्यूशन टीचर ने मेथड बताया था वो तुम लिख कर आ गए अपने पेपर में। ठीक है, अब जो स्कूल टीचर था उसने वो गलत कर दिया आंसर कि नहीं ये तो इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, और ट्यूशन वाला बोलता है कि नहीं ये तो इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। अब हो गए ना तुम कंफ्यूज। तो इसीलिए हमेशा ऑर्डर देने वाला एक ही इंसान होना चाहिए ताकि एम्प्लॉय कंफ्यूज ना हो कि मैं किसके ऑर्डर मानूं या मैं किसके अकॉर्डिंग काम करूं। ठीक है, तो इसमें भी यही था। अब पॉजिटिव और एडवर्स इफेक्ट तुम लोग खुद पढ़ लेना, कोई कन्फ्यूजन होगी तो पूछ लेना। अब अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ऑल द एक्टिविटीज़। सारी एक्टिविटीज़ के लिए एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स वर्किंग इन वन ग्रुप शुड हैव वन टारगेट। हमने पढ़ा था ना, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, सबके सब एक ही टारगेट को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, वो हो गया यूनिटी इन डायरेक्शंस। ठीक है, अब अगला देखो, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड फेयर। फेयर रेम्यूनरेशन मिलने चाहिए हर इंसान को। ऐसा नहीं है कि तुम एक इंसान से काम तो करा रहे हो 10-15 घंटे और उसे तुम दे रहे हो 1000 रुपये। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए। ठीक है, द रेट ऑफ वेजेस मस्ट बी फिक्स्ड। हमें जो उनकी वेजेस हैं उन्हें फिक्स करनी चाहिए कि तुम्हें 1 घंटे के 100 रुपये मिलेंगे। अब अगर वो 5 घंटे काम कर रहा है तो उसे 5 घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे, वो 7 घंटे काम कर रहा है उसे 7 घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे, लेकिन उसकी जो वेजेस का रेट होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ वर्क, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज। तुम्हें ज़रूरी नहीं है, क्या बोलते हैं, तुम्हें ध्यान में रखनी है ये सारी चीज़ें। नेचर ऑफ वर्क, तुम उससे किस टाइप का काम करा रहे हो। पूरे दिन तो तुम उससे मजदूरी करा रहे हो, मजदूरी करा के तुम उसे पकड़ा रहे हो 100 रुपये नहीं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि सामने वाला इंसान है वो भी है, मतलब क्या कहते हैं, उसकी भी फैमिली है, उन्हें भी सर्वाइव कराना है। और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, या तो दे ही नहीं रहे थे या बिल्कुल ही लुटा के दे रहे हो, फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं देख रहे एंटरप्राइज की। तो यहाँ पे आ गया रेम्यूनरेशन, मतलब फेयर रेम्यूनरेशन देनी चाहिए और वेज रेट फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ, अब ये है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये क्या होता है, इट मीन्स all the powers remain in the hand of a top management. This is called सेंट्रलाइजेशन। जब सारी की सारी जो पावर्स हैं वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होंगी तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दीज पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जब हम पावर्स बांट देंगे, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ना इन्होंने एक डायग्राम दिया हुआ होगा, मैं तुम्हें वो डायग्राम दिखाती हूँ। अब ये देखो तुम, यहाँ पे ना ये एक डायग्राम दे रखा है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन में ये जो एक बंदा है ना,
ये सब लोग इसी के ऑर्डर्स मानेंगे, इसी के हाथ में सारी की सारी अथॉरिटी है, ठीक है, ये जैसा बोलेगा वैसा ही होगा, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन में अगर इसे कुछ ठीक लगता है तो ये आगे बताएगा, उस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, इसे कुछ ठीक लगता है तो ये आगे बताएगा, इसे कुछ ठीक लगता है तो ये आगे बताएगा। तो ये डिफरेंस होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, ठीक है। अब देखो, अब जो हम पढ़ रहे थे उस पर वापस चलते हैं, ठीक है। इन दिस डायग्राम A is head. If A wants to communicate only order to D, it is must pass through B and C, ठीक है। अब देखो, ये जो है, सपोज करो ये बीच वाला इंसान A है, ठीक है। अगर इसे कुछ पास करना है ना, मतलब सपोज करो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, चलो रुको मैं एक ढंग का डायग्राम लिखती हूँ तुम लोगों के लिए, रुक जाओ। हाँ, तो यहाँ पे यहाँ पर क्या है, जब सारी की सारी जो पावर्स हैं वो टॉप लेवल में टॉप लेवल के पास होंगी तो उन्हें हम सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। और दूसरे टाइप जब जो पावर्स हैं वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, जैसे कि सपोज करो सारे के सारे डिसीजंस टॉप लेवल वाले भी ले रहे हैं, डिपार्टमेंट्स वाले भी ले रहे हैं, तो उन्हें हम डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। और ये जो एग्जाम्पल है ना, ये ना यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, ये एग्जाम्पल स्केलर चैन का है, यहाँ पे स्केलर चैन का टॉपिक ही मिस हो गया, ठीक है। अब देखो तुम ध्यान से समझना, स्केलर चैन क्या होता है। स्केलर चैन होता है कि जब हम रुको, मैं तुम्हें सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का ना एग्जाम्पल देके मैं तुम्हें स्केलर चैन का एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखो, अब स्केलर चैन क्या होता है, सादी सिंपल सी भाषा में सीधा सीधा समझना, स्केलर चैन होता क्या है। ये डायग्राम देखो तुम, ठीक है। स्केलर चैन होता है एक सिस्टमैटिक वे में कम्युनिकेशन करना, ठीक है। अब सिस्टमैटिक वे में कम्युनिकेशन कैसे होता है, अब ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है। स्केलर चैन में क्या होता है कि अगर तुम्हें किसी को कम्युनिकेट करना है ना, तो तुम्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है। देयर शुड बी अ प्रॉपर चैन, ठीक है। अब देखो, एक्स जो है, एक्स इन सब लोगों का ऑनर है, हेड है, ठीक है। अब अगर सी को कोई बात एक्स तक, यहाँ पे तुम्हें सी दिख नहीं रहा होगा, सपोज करो बी को कोई बात एक्स तक पहुँचानी है, तो बी पहले ए को बताएगा, फिर ए एक्स को बताएगा, ठीक है। या अगर एफ को कोई बात एक्स तक पहुँचानी है तो एफ पहले ई को बताएगा, फिर ई डी को बताएगा, फिर ई एक्स को बताएगा। लेकिन स्केलर चैन एक इमरजेंसी के टाइम पे तुम लोग तोड़ सकते हो स्केलर चैन, ठीक है। जब इमरजेंसी के टाइम पे सीधा बी को कोई बात ई को बतानी हो, ठीक है, तो बी इधर ऐसे 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 ना जाने से सीधा बी ई के पास जा सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे, गैंग प्लैंक, ठीक है। इसको कहते हैं हम स्केलर चैन, ठीक है। इस स्केलर चैन क्या होता है, सिस्टमैटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर बी को कोई बात एक्स को बतानी है तो बी पहले ए के पास जाएगा, फिर ए जाएगा एक्स के पास बताने, ठीक है। यहीं पे अगर कोई इमरजेंसी हो गई, ठीक है, और बी को कोई बात सीधा एक्स को बतानी है, तो फिर हम ए को यहाँ से एलिमिनेट करके सीधा एक्स के पास चले जाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, गैंग प्लैंक, ठीक है। ठीक है, ये समझ गए। मैं ये जब तुम लोगों को नोट्स मांगोगे ना तुम लोग मेरे से, तो मैं उसमें ये नोट्स स्केलर चैन ऐड करके दे दूंगी। यहाँ पे अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया टॉपिक, ठीक है। अब आओ वापस चलते हैं अपने PDF पे, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, अगला है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर सीक्वेंस। अब ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल राइट पर्सन शुड बी ऑन राइट जॉब एंड द राइट थिंग शुड बी केप्ट एट द राइट प्लेस, ठीक है। सही इंसान ही सही जॉब पर होना चाहिए, या फिर सही सामान ही सही जगह पे रखा जाना चाहिए। जैसे कि सपोज करो तुम लोगों की टूल्स की दुकान है, ठीक है। अब टूल्स की दुकान है तुम लोगों की, और टूल्स की नहीं, वो क्या बोलते हैं उसे, अरे वो जो मजदूरी की दुकान है तुम लोगों की, तुम लोगों का एक टूल बॉक्स है, ठीक है। 4 लोग तुम्हारी दुकान में काम करते हैं, तुम लोगों ने एक पर्टिकुलर प्लेस बना रखा है कि हम लोग अपना टूल बॉक्स ना यहीं पर रखेंगे, इस ही पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन ए आया, ए ने कहा कि यार ये ना टूल बॉक्स ना यहाँ से हटा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो नहीं, जब उसका वो सही प्लेस बना हुआ है तो वो टूल बॉक्स वहीं पे रखा हुआ मिलना चाहिए,
ठीक है. इन अदर वर्ड्स देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड फिक्स्ड सीट फॉर एवरी एम्प्लॉय. ठीक है, फिक्स प्लेस होना चाहिए हर मटेरियल के लिए और फिक्स सीट होनी चाहिए हर एम्प्लॉय के लिए जो तुम्हें लगता है इस जॉब के लिए सही है. सो नो टाइम एंड एनर्जी शुड बी वेस्टेड इन सर्च ऑफ अ पर्सन एंड मटीरियल. ठीक है, ये तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा. अगला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड ट्रीट ऑल द सबॉर्डिनेट्स इक्वली. इक्वली ट्रीट करना चाहिए, भेदभाव ना करे. मैनेजर शुड नॉट गिव फेवर टू सम एंड निगलेक्ट अदर्स. कि जो उनके फेवरेट है, जो उसके चमचे हैं, उन्हें फेवर ना दे और जो सही से काम करते हैं या कुछ बोलते नहीं हैं उन्हें निगलेक्ट ना करे. ठीक है, ही शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल. ठीक है, एंड ही शुड नॉट पार्शियल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. ठीक है, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए किसी की भी. ठीक है, तो यहाँ पर आ गया प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. अगला है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मतलब जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए. According to this principle, employees should not be transferred from their jobs frequently. ऐसा नहीं कि 2 महीने पहले ज्वाइन करा था और आज तुमने उसे ट्रांसफ़र कर दिया. Should not be transferred from their jobs frequently. ठीक है, they should be given a reasonable time to show talent because every task sometimes to learn and get settled on the job. ठीक है, तुम किसी के एक बेसिस पे या एक असाइनमेंट पे या एक टेस्ट पे किसी को जज नहीं कर सकते. ठीक है, तुम्हें एक सामने वाले इंसान को कुछ टाइम देना पड़ेगा उसका टैलेंट दिखाने के लिए. ठीक है, इसका मतलब यही है. अगला देखो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. अब ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सबॉर्डिनेट शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक इनिशिएटिव टू कैरी आउट प्लान्स ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ शेयर मोर गुड आइडियाज़ फॉर एनी प्रॉब्लम. मतलब जैसे कि सपोज करो कंपनी का डिसीजन मेकिंग चल रहा है जहाँ पे मिडिल और लोअर लेवल वाले बैठे हैं. ठीक है, तो सॉरी ऐसा हुआ कोई किसी चीज़ पे डिस्कशन चल रहा है, डिपार्टमेंटल के जो हेड हैं मिडिल लेवल वाले वो किसी कंक्लूजन पे जा ही नहीं पा रहे, लेकिन एक लोअर लेवल वाले ने उठ के एक सजेशन दे दिया जो एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा लगा कि हाँ हम इस हिसाब से काम कर सकते हैं, ये इसका आइडिया अच्छा है. तो कई बार हमें अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को भी इनिशिएटिव लेने देना चाहिए. क्या पता हमसे ज़्यादा अच्छा आइडिया वो लोग सजेस्ट कर दें. ठीक है, और उन्हें भी खुशी हो कि हाँ यार मैंने जो बात बोली है, तो मतलब उन्हें भी, उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैंने ये जो बात बोली है मैंने शायद सही बोली है, कि अगर उसे अगली बार भी कोई आइडिया आए तो वो उठ के बोल सके. ठीक है, तो इसने यही बोला है, टेक इनिशिएटिव टू कैरी आउट प्लान्स ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ शेयर मोर गुड आइडियाज़ फॉर एनी प्रॉब्लम. क्योंकि एट लास्ट जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ हैं तुम लोगों के, काम तो वही करते हैं ना, तुम तो रूल्स रेगुलेशन बना के छोड़ देते हो, काम तो वही करते हैं ना किसी प्रॉब्लम पे. मोर ओवर दे फील प्राउड एंड हैप्पीनेस, उन्हें अच्छा लगेगा अगर उनकी बात मानी जाएगी तो. ठीक है, अब देखो सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, subordinate of individual interest to general interest. According to this principle, interest of an organization is bigger than individual interest. Organizational interest बड़ा है individual interest से. ठीक है, sometimes employees ignore the interest of organization due to their personal benefit. The attitude is very harmful for the organization. कई बार जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट नहीं देखते हैं कि अच्छा ये बेचने में फ़ायदा हो रहा है, अच्छा कि ये जो 10,000 स्टॉक है ये निकालने में हमें कमीशन मिल जाएगा. ठीक है, चाहे उन बेचारों के पास वो 10,000 स्टॉक ही पड़ा हो और उन्हें वो 10,000 स्टॉक अभी 4 जगहों पर बेचना हो जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो, लेकिन कई बार वो लोग अपना कमीशन, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कुछ एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो जाता है. ठीक है, अब अगला देखो एस्पिरिट डी कॉर्प्स. ये क्या होता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क. ठीक है, इट मीन्स यूनिटी इन स्ट्रेंथ. ठीक है, in this principle Henry Fayol suggested that every employee must be considered as important part of the team. जैसे इनिशिएटिव में बोला था ना मैंने, ऐसे ही यहाँ पर हेनरी फ्योल ने कहा जो हर एम्प्लॉय होगा उसे एक टीम का इम्पॉर्टेंट पार्ट कंसिडर किया जाएगा. ठीक है,
उसे ये नहीं बोला जाएगा कि हाँ तू तो लोअर लेवल का है, तू हमें बताएगा हमें कैसे काम करना है, या तू तो मिडिल लेवल का है, तू बताएगा हमें कैसे काम करना है। नहीं, द प्रिंसिपल ऑल्सो डेवलप्स द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑल्सो डेवलप द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। ठीक है, ये यहीं तक थे। यहाँ पर हमारे हेनरी फ्योल के सारे प्रिंसिपल्स ख़त्म हो जाते हैं। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के, और मैं आप लोगों को एक क्विक रिवीजन दे दूंगी सारे के सारे प्रिंसिपल्स का। ओके, सो अगली वीडियो अभी थोड़ी बहुत देर में मैं अपलोड कर दूंगी। जब तक मैं ये अपलोड कर रही हूँ तुम लोग ये देखो, हेनरी फ्योल के सारे प्रिंसिपल्स तुम लोगों को मैंने आधे घंटे में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और एकदम मैं बिल्कुल बोल रही हूँ बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करे हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट सेशन में एक बार दोबारा से एक क्विक रिवीजन दे दूंगी तुम लोगों को इन सारे के सारे प्रिंसिपल्स का। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू, बाय।